नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो हमारा टॉपिक है अस्थाई या सामयिक जो मानसूनी पवने या फिर स्थानीय पवने। तो इन पवनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और इस तरह से मैं आपको याद कराऊंगा कि मुझे उम्मीद है कि स्थायी पवने हैं, सामयिक यानी मौसमी मानसूनी पवने हैं या स्थानीय पवने हैं, वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो इस वीडियो को आप पूर्ण देखें, पूरा देखें, अच्छी तरह से बिना स्क्रॉल करे देखें। आप नोटबुक और पेन लेकर के साथ में बैठोगे। तो आइए हम आज अध्ययन करते हैं अस्थाई, सामयिक व स्थानीय पवने। तो सभी जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो वो आगे अपने मित्रों को, दोस्तों को है वो शेयर कर देना, उन तक पहुंचाना और लाइक और सब्सक्राइब्स और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना, जिससे आपको आसानी से अन्य वीडियो भी मिल सके। तो हम ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, आइए आगे चलते हैं और हम स्थायी, सामयिक यानी मानसूनी पवने हैं और स्थानीय जो पवने हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो स्थायी पवने कौन सी है, उनकी क्या विशेषता रहती है, सामयिक पवने कौन सी है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और स्थान विशेष की जो हवाएं चलती है उनकी क्या विशेषताएं रहती हैं। तो हम अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम स्थायी, सामयिक, अस्थायी पवनों के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल पर देखिए, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की विभिन्नताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यानी हवा की जो चलने की जो दिशा होती है वो क्या होती है, हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो हवा है और हवाओं को जो गति देते हैं वो वायुदाब के द्वारा होती है। एक तरफ उच्च वायुदाब होता है और दूसरी ओर निम्न वायुदाब होता है। तो जितना उसमें भिन्नता होगी उतनी ही पवनों की गति है वो बढ़ेगी। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर एक तरफ वायुदाब 1010 MB है और दूसरी तरफ वायुदाब 990 MB है, तो हवा है वो तीव्र गति से प्रभावित होगी, क्योंकि उसके आंतरिक भाग में भिन्नता है वायुदाब की, वो अधिक है। दूसरा उदाहरण ये रहता है कि एक तरफ वायुदाब 1002 MB है और दूसरी तरफ 1000 MB है। तो वायुदाब और हवा की जो गति होती है वो मंद गति से है वो प्रवाहित होगी, परंतु होगी किस तरह से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होगी। ठीक है। तो आज हम तो वायुदाब है वो उसकी भिन्नता है और उसी के अनुसार है वो गति करती है वायु, तो वो प्रभावित होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की। तो डायग्राम में देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब है, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब में उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर है। तो हवा यहाँ से, ये निम्न वायुदाब है, ये उच्च वायुदाब है, तो यहाँ से प्रेशर होता है तो हवा की गति इस तरफ जाती है दोनों गोलार्धों में, यानी ध्रुवों की ओर आ जाती है, भूमध्य रेखा की ओर आती है। तो यानी ये विशेषता रहती है, हवा की गति उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आ जाती है। 2 नंबर, क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को ही पवन कहा जाता है। यानी जो हवा चलती है उसका प्रवाह जो होता है वो क्षैतिज होता है। क्षैतिज किस तरह से, ये इस छोर से इस तरह से, यानी अक्षांशों के समानांतर चलती है, तो उसको क्या कहते हैं, ये गतिशील, उसको हवा को क्या कहते हैं, पवन कहा जाता है। और जो लंबवत होती है वो पृथ्वी के धरातल से जब आसमान के ऊपर उठती है, संवहन धारा के रूप में उठती है, तो वो होती है लंबवत या ऊर्ध्वाधर। तो मैंने
इससे पहले का एक वीडियो बनाया है वायुदाब के बारे में, वायुदाब की पेटियों के बारे में, तो उससे पहले वो आप अवश्य देखोगे तो आपको ये आसानी से है पौने है वो समझ में आएगी कि वायुदाब क्या होता है। तो यानी क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं, पवन कहा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है, यानी भूमध्य रेखीय पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, और वो किससे उत्पन्न होता है, वो होता है पृथ्वी के घूर्णन से। जब पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन करती है तो अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है, तो घूर्णन बल उत्पन्न होता है वो पृथ्वी की उत्पत्ति कारण। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति घूर्णन अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, और अपकेंद्रीय बल हर चीज को क्या होती है, बाहर की ओर धकेलती है। अभिकेंद्रीय बल अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, तो होता है अभिकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर धकेलते हैं। तो यहाँ से जब दोनों हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं आपस में टकराती है व्यापारिक, तो वो क्या हो जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। पवन की दिशा फेरल नियम, वाइजवेल्ट नियम, हैंडली नियम द्वारा निर्धारित होती है। यानी ये जो अलग अलग भूवैज्ञानिक थे, फेरल के नियम के अनुसार अगर हम कोई हवा आ रही है तो उसके दाईं ओर है, उत्तरी गोलार्ध में है वो निम्न प्रेशर होगा, हवा है वो दाईं ओर मुड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी। और अगर हमें मुँह करके वाइजवेल्ट ने कहा था कि अगर हैंडली वाइजवेल्ट ने कहा कि अगर हम मुँह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में किस ओर, बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर, यानी उन्होंने उल्टा बताया था। तो दोनों के नियम अलग अलग है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कोशिका बनती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उसे बोलते हैं हैंडली कोशिका। ठीक है, यानी सबसे पहले हैंडली नाम के खगोलवेत्ता ने इसकी खोज की थी, इसलिए उसको कहते हैं हैंडली कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो इनका नियम आता है फेरल का नियम, वाइजवेल्ट का नियम या हैंडली नियम के द्वारा निर्धारित होती है, जो पवन की दिशा को निर्धारित करती है। और याद रखना उदा दब्बा फेरल का नियम, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, यानी उदा दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दब्बा यानी दक्षिण बाईं ओर, उदा दब्बा। तो ये फेरल का नियम आता है। वाइजवेल्ट ने कहा अगर जिस दिशा से हवा आ रही है और हम मुँह करके खड़े हो रहे हैं तो हवा है किस ओर मुड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगी। और अगर पीठ करके खड़े हो गए फेरल के अनुसार तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, दोनों ने उल्टा बताया था। 5 नंबर, फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी फेरल नियम ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है हवा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर क्या होता है, निम्न वायुदाब हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, बाईं ओर निम्न वायुदाब हो जाता है, तो वो दाएं बाएं मुड़ जाती है। ऐसा भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति तेज एवं ध्रुव पर धीमा होने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है यहाँ पर घूर्णन गति सर्वाधिक होती है, तेज गति से होती है, ठीक है। और ध्रुवों पर क्या होती है, मंद गति से होती है। ऊपर का जो बात चाहे उत्तरी गोलार्ध का हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध का, तो वहाँ पर मंद गति होती है। तो इस वजह से हवा क्या होती है, दाएं और बाएं मुड़ जाती है। आगे है वाइजवेल्ट नियम, उत्तरी गोलार्ध में पीठ की ओर से पवन चल रही हो तो उच्च वायुदाब दाहिनी ओर और निम्न वायुदाब बाईं ओर बन जाता है। तो किस ओर मुड़ेगी हवा, यानी उच्च वायुदाब बाईं ओर मुड़ रही है, यानी उच्च वायुदाब है बाईं ओर है और निम्न वायुदाब है उच्च वायुदाब दाहिनी ओर है, निम्न वायुदाब बाईं ओर है। तो हवा है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, यानी बाएं से दाएं की ओर जाएगी। तो यानी वाइजवेल्ट ने कहा था कि हम अगर पीठ करके खड़े हो गए तो हवा है वो उच्च वायुदाब दाहिनी ओर होगा और हवा किस ओर मुड़ जाएगी, बाईं ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि बाईं ओर निम्न वायुदाब होता है। जब वायुदाब प्रवणता बल एवं विक्षेपक बल में संतुलन स्थापित होता है तो पवन समदाब रेखाओं के समानांतर हो जाती हैं।
यानी जब वायुदाब है, प्रवणता है, उस या विक्षेपक जो बल होता है, विक्षेपण बल, तो उसमें संतुलन स्थापित होता है, एक जैसा हो जाता है। तो पवन है वो मंद गति से क्या करती है, समदाब रेखाओं के समानांतर प्रभावित हो जाती है। ठीक है, यानी समानांतर, यानी जो समदाब रेखाएं खींची जाती है उसके समानांतर प्रभावित होती है। ठीक है, और समदाब रेखाएं हैं वो क्या होती है, अक्षांशों के समानांतर भी होती है और ऊर्ध्वाधर भी होती है, यानी समकोण पर भी काटती है। ठीक है, तो उसके समानांतर प्रभावित हो जाती है। समदाब रेखाओं के समानांतर गतिशील वायु को भूविक्षेपी पवन कहते हैं। यानी समदाब रेखाओं के जब समानांतर हवा चलती है जो गतिशील होती है, उस वायु को क्या कहते हैं, भूविक्षेपी पवन कहा जाता है। यानी भू विक्षेप यानी अपना रास्ता है वो बदलना, यानी भू धरातल का रास्ता है वो बदल लेती है, इसे भूविक्षेपी पवन कहा जाता है। इसको भूविक्षेपी पवन वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यानी भूविक्षेपी जो पवन है वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में मौजूद रहती है। और वहां क्यों रहती है, क्योंकि वहां घर्षण का प्रभाव नगण्य होता है एवं समदाब रेखाएं सीधी होती है। यानी जब हम धरातल से 1000 से 3000 मीटर या 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो घर्षण बल नगण्य होगा, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर अनेक पर्वतें हैं, पहाड़ हैं, मानव अधिवास आवास, ये जो है तो वो घर्षण बल अत्यधिक होता है। तो उसमें हवा को क्या मिल जाता है, अवरोध मिल जाता है, और अवरोध की स्थिति में हवा की गति मंद हो जाती है। जब जैसे ही 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो हवा क्या हो जाती है, कोई भी अवरोध नहीं होता है और हवा तीव्र गति से प्रभावित होती है। तो वायुदाब का घर्षण है वो नगण्य हो जाता है ऊपरी भाग में, एवं समदाब रेखाएं वहां क्या होती है, सीधी होती है एकदम। समदाब रेखाएं सीधी क्यों होती है, क्योंकि वहां पर कोई अवरोध की स्थिति नहीं होती है, इसलिए होती है। और भू धरातल पर क्या होता है, अवरोध होता है, तो कहीं पर समदाब रेखा MB जो वायुदाब है वो अत्यधिक, कहीं पर कम होता है, तो इसलिए वायुदाब की पवन है वो सीधी नहीं होती है, ऊपरी भाग में एकदम सीधी होती है। आइए आगे चलते हैं, पवनों के प्रकार। अब हम जो पवने पढ़ रहे हैं तो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जो स्थायी पवने हैं, और हम स्थायी पवने पढ़ रहे हैं, और स्थायी पवनों के जो प्रकार होते हैं उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो स्थायी पवनों की पहला विशेषता पढ़ लेते हैं 2 लाइन में। तो देखिए, प्रचलित पवन या सनातनी पवन या गरीय पवन या गरीय पवन भी कहा जाता है। यानी ये जो स्थायी पवन होती है तो इसे प्रचलित पवन भी कहते हैं, सनातनी पवन कहते हैं, या गरीय पवन भी कहा जाता है। ये एक अपने निश्चित स्थान से होकर के जाती है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ से जो निश्चित क्षेत्र जो 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण का मध्यवर्ती भूभाग है, तो उस क्षेत्र में कौन सी हवा चलती है, और उसके साथ साथ में 30 से 35 से 60 डिग्री, तो वहाँ पर कौन सी चलती है, और 60 से ध्रुवों की ओर कौन सी चलती है। तो यहाँ पर व्यापारिक पवने, यहाँ पर पछुआ पवने, और यहाँ ध्रुवीय पवने चलती है। तो यानी ये पवने होती है वो क्या होती है, गरीय पवने होती है। ये अपना रास्ता नहीं बदलती है, वर्ष भर एक ही दिशा की ओर लगातार प्रभावित होती रहती है। यह पवने वर्ष भर एक ही दिशा में सुनिश्चित पेटियों में प्रभावित होती है। तो मैंने बताया था कि ये पवने वर्ष भर यानी वार्षिक पवने हैं, इसलिए अपनी सुनिश्चित मार्ग में इनका प्रवाह होता रहता है। डोलड्रम में विषुवत रेखीय पछुआ पवने, पहली है डोलड्रम में विषुवत रेखीय पछुआ पवने। तो विषुवत रेखीय पछुआ पवने ये आती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और मंद गति से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती रहती है। तो इस तरह से प्रवाहित होती है ये हवा, तो इसलिए इसको बोलते हैं इस क्षेत्र शांत होता है। शांत क्षेत्र को कहते हैं डोलड्रम क्षेत्र।
डोल्ड्रम भी कह सकते हैं और शांत क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो विषुवत रेखीय पछुआ पवन है वो भूमध्य रेखा के पास 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र मध्यवर्ती भूभाग है वहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर मंद गति से हवा चलती है, उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय पछुआ पवन कहा जाता है। दूसरी आती है वाणिज्य पवन या व्यापारिक पवन, जिसे ट्रेड विंड कहते हैं। तो ट्रेड विंड है वो हवा चलती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है इनकी गति, और ये जब इनकी दिशा हम विस्तार से भी पढ़ेंगे आगे। जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलती है तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर क्या करती है? वर्षा करती है। यानी सबसे अधिक जो वर्षा करती है महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर वाणिज्य या व्यापारिक पवन वर्षा करती है, और जैसे जैसे आंतरिक भाग पर जाती है वैसे वैसे इसकी आर्द्रता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो आर्द्रता जैसे जैसे समाप्त होगी तो जैसे पश्चिमी तट पर जाएगी तो वहां पर आर्द्रता न के बराबर होती है, इसलिए वो सूखा प्रदेश होता है। इसलिए मरुस्थल है वो कहाँ बनते हैं? 30-35 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र पर बनते हैं, तो वहां पर वर्षा न के बराबर होती है, 20 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होते हैं, क्योंकि ये हवाएं जब चलती हैं तो वो अपनी आर्द्रता समाप्त कर देती है। ठीक है। पछुआ पवन इसे वेस्टर्लाइज भी कहते हैं, और वेस्टर्लाइज तो पवन है उत्तरी गोलार्ध में ये हवा पश्चिम से पूर्व इनका प्रवाह रहता है, और ये हवा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर चलती है। तो ये हवा क्या करती है? महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर अत्यधिक वर्षा करती है, और जब ये पूर्वी भाग पर जाती है तो इसकी आर्द्रता भी समाप्त हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा हो पाती है। इसलिए ये क्षेत्र इसके मुकाबले कम उष्ण होता है, और कम उष्ण होने के वजह से इतना तापमान नहीं हो पाता है इन अक्षांशों पर। तो पश्चिमी भाग पर अत्यधिक वर्षा करती है और पूर्वी भाग पर कम वर्षा करती है। ध्रुवीय पवन यानी पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवन जो ध्रुवों से 60 डिग्री की ओर आने वाली जो पवन है उसे ध्रुवीय पवन कहते हैं, यानी 80 से 90 डिग्री अक्षांश से। और इनकी विशेषता ये रहती है कि ध्रुव से या शीत क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर आने वाली पवनें हैं। यानी ध्रुवों से चलती है, और ध्रुवों से जब चलती है और इस ओर आती है ये पवनें, तो यानी शीत क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर आती है, और ये गर्म क्षेत्र से शीत क्षेत्र की ओर जाती है, तो दोनों विपरीत हवा होती है, तब दोनों आपस में टकराती है, तो इन क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो हम एक एक पवनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो एक नंबर जो पवन है वो है डोल्ड्रम या विषुवत रेखीय पछुआ पवन। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री ये नॉर्थ और 5 डिग्री ये साउथ, ये इक्वेटर भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, और यहाँ पर मंद गति से पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से ये गति करती रहती है। तो इस तरह से जब ये गति करती है तो ये हवा को क्या कहते हैं? ये शांत क्षेत्र होता है, और जब गर्म होकर के हवा ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, और धूलकणों के कारण बादलों का निर्माण होता है, और दोपहर बाद मूसलाधार सवहनीय वर्षा हो जाती है। तो इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है मूसलाधार, तो वो होती है डोल्ड्रम या विषुवत रेखीय पछुआ पवनों की वजह से होती है। एक नंबर भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक एक निम्न दाब पेटी होती है, यानी 5 डिग्री दक्षिण 5 डिग्री उत्तर, यहाँ पर निम्न वायु दाब की पेटी होती है जो तापजन्य पेटी है। और मैंने अभी बताया था जो वायु दाब का जो वीडियो है वो आप इससे पहले का वीडियो है वो आप देख सकते हैं, वायु दाब के बारे में आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है।
तो निम्न वायुदाब की पेटी कही जाती है। यहाँ पवन में क्षैतिज गति नहीं होती है, यानी पवन जो चलती है वो हमेशा गर्म होकर हल्की होकर के ऊपर उठती है, तो ये क्षैतिज नहीं चलती है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में चलती है। पवन शांत होने के कारण इसे शांत पेटी या डोलड्रम में कहा जाता है। यानी यहाँ जो पवन चलती है वो एकदम शांत पवने होती है, और जो शांत पवने होती है वो कारण इसे शांत पेटी या डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र का खोज की थी वो डोलड्रम नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसके आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया था डोलड्रम। तो ये डोलड्रम पेटी के नाम से जानी जाती है। 5 डिग्री दक्षिण से 5 डिग्री उत्तर का मध्यवर्ती भूभाग है वो, ठीक है। आगे यहाँ वायु का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, यानी वायु हल्की होकर के ऊपर उठती है गर्म होकर के, तो वायु का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। यहाँ दिन के समय सवैन धाराएं उठती है एवं दोपहर बाद सवैनी वर्षा होती है। यानी दिन के समय क्या होती है, ये जल गर्म होता है, इसका स्थान गर्म होता है और वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है, और दोपहर के बाद यानी 1 या 2 बजे के बाद में सवैनी वर्षा या फिर मूसलाधार वर्षा हो पाती है। तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं शांत क्षेत्र या डोलड्रम का क्षेत्र कहा जाता है। आगे इसी के बारे में देखिए। फलोन ने डोलड्रम की पेटी में अत्यंत धीमी गति से पश्चिम से पूर्व की ओर पवन प्रवाह को विषुवत पछुआ पवन कहा था। किसने कहा था? फलोन महोदय ने कहा था कि इस क्षेत्र में एक शांत क्षेत्र है ये, और इस शांत क्षेत्र में पश्चिम से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर मंद गति से पवन का प्रवाह होता है, और जब ये प्रवाह होता है तो इसलिए उसने कहा था विषुवत रेखीय और पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, इसलिए पछुआ पवने कहा था। यानी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के पास में है, तो सॉरी भूमध्य रेखा के ऊपर है इसलिए विषुवत रेखा, और पछुआ है क्योंकि इसकी दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, और तो इसलिए इसने कहा था विषुवतीय पछुआ पवन। किसने कहा? फलोन ने कहा था, जो अत्यंत धीमी गति से हवा चलती है। 2 नंबर, जिस स्थान पर उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवतीय पछुआ पवन से मिलती है तो उसे उत्तरी अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब उत्तर से आने वाली ये जो पवने व्यापारिक पवने या वाणिज्य पवने हैं और दक्षिण से आने वाली व्यापारिक या वाणिज्य पवन है, जब भूमध्य रेखा पर टकराती है आपस में दोनों पवने, तो उसमें क्या होता है, एक अलग पवन का निर्माण होता है, वो पवन विकसित होती है, उसका नाम होता है विषुवतीय पछुआ पवन ये। और इस क्षेत्र को कहते हैं अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, यानी ITCZ। क्या कहते हैं? ITCZ। और ITCZ का पूरा नाम क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी उष्ण अभिसरण अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी 2 पवनें मिलती है, अभिसरण क्षेत्र हो गया, उष्ण यानी अत्यधिक गर्मी होने की वजह से, और दोनों पवनों में अंतर की वजह से, और जोन यानी जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में मिलती है, इसलिए इसने कहा अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र। इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर, दक्षिणी पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवतीय पछुआ पवन से मिलती है तो उसे दक्षिणी उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। यानी उत्तर को तो उत्तरी अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, दक्षिण में जब ये पवन मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। तो इसे साउथ STCZ कहते हैं, यानी साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है। दोनों को अलग अलग, ठीक है, एक को तो अन कहते हैं और दूसरे को एस कहते हैं, ठीक। NITCZ यानी उत्तरी ये नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, साउथ
इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आगे है व्यापारिक पवन या फिर वाणिज्य पवन या ट्रेड विंड। तो आइए 2 नंबर हम पवन के विस्तार से पढ़ते हैं। तो 2 नंबर जो हवा आती है उसका नाम है वाणिज्य पवन, व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। देखिए इसे अंग्रेजी में ट्रेड विंड कहा जाता है कि क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे ट्रेड विंड कहा जाता है। ट्रेड एक जर्मन भाषा का शब्द है, यानी ट्रेड है किस भाषा का है, जर्मन भाषा का शब्द है। तो ट्रेड विंड है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ, यानी लगातार जिस पथ से प्रवाहित होते हैं उसे निर्दिष्ट पथ यानी रास्ता कहा जाता है। तो जी इसका अर्थ क्या होता है, ट्रेड का एक निर्दिष्ट पथ होता है, यानी एक लगातार चलने वाली हवा या रास्ता। अतः ट्रेड पवन निर्दिष्ट पथ पर एक ही दिशा में निरंतर चलने वाली पवन है। यानी ट्रेड एक निर्दिष्ट पथ है जिसमें एक ही दिशा में निरंतर यानी लगातार चलने वाली पवन को कहा जाता है। वाणिज्य पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। यानी वाणिज्यिक या व्यापारिक पवन है उत्तरी गोलार्ध है, ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, तो यहाँ 30 डिग्री से इस ओर चलती है उत्तर पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये हवा चलती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, यानी ये देखो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इस तरह से चलती है और भूमध्य रेखा पर आकर के दोनों हवाएं आपस में टकराती है और एक अलग पवन का निर्माण कहते हैं, जिस क्षेत्र को कहते हैं डोलड्रम या शांत क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर में हवा व्यापारिक हवा चलती है और दक्षिण में जो व्यापारिक हवा चलती है तो उनकी हमने दिशा पढ़ी, उनका अर्थ पढ़ा, क्या अर्थ होता है, किस भाषा का शब्द है। आगे हम देखते हैं इसी का है व्यापारिक पवन या वाणिज्य पवन के बारे में, जिसके कारण उत्तर पूर्वी वाणिज्य पवन लुप्त हो जाती है। यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है वो जब सूर्य उत्तरायण की ओर होता है तो वो क्या हो जाती है, उत्तर की ओर खिसकती है तो वो लुप्त हो जाती है। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से विषुवत निम्न दाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाले पवन को वाणिज्य पवन कहा जाता है। यानी जो वाणिज्य पवन है या व्यापारिक पवन है वो उपोष्ण उच्च, ये देखो 30 डिग्री का उपोष्ण उच्च है, दक्षिण में भी ये उपोष्ण उच्च है। तो उपोष्ण उच्च से भूमध्य या विषुवत रेखे निम्न वायुदाब, ये भूमध्य रेखी है, निम्न वायुदाब की ओर चलती है दोनों गोलार्धों में, डायग्राम में आप देख सकते हैं तो दोनों ओर चलती है, तो इसको क्या कहते हैं, वाणिज्य पवन या फिर व्यापारिक पवन कहा जाता है, यानी ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में आईटीसी जड़ उत्तर की ओर खिसक जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर होता है और जब कर्क रेखा पर होता है तो आईटीसी जड़ जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण है तो सूर्य के साथ में क्या हो जाता है, उत्तर की ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री और उत्तर की ओर खिसक जाता है। और जब दक्षिण की ओर आता है सूर्य तो वो दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो दोनों गोलार्धों में सूर्य का अनुसरण करती है। जब सूर्य उत्तरायण की ओर होता है तो उत्तरायण की ओर खिसक जाती है, दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन की ओर खिसक जाती है। शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में यह हवाएं व्यवस्थित रूप से चलती हैं। यानी जब शीत ऋतु होती है, जब ये कुछ उत्तर की ओर खिसकती है तो उसे क्या होती है, व्यवस्थित रूप से यह हवा का प्रवाह होता है। जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी गोलार्ध में चलती है वो व्यवस्थित रूप से चलती है। विषुवत रेखा के पास दोनों वाणिज्य पवन आपस में टकराती है, ये ऊपर उठ करके मूसलाधार वर्षा करती है।
यानी विषुवत रेखा के पास, ये देखो विषुवत रेखा के पास में नजदीक में दोनों उत्तरी गोलार्ध से आने वाली और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली वाणिज्य पवन है वो आपस में टकराती है और क्या होती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, तो ये पवन ये ऊपर की ओर उठ जाती है और ऊपर की ओर उठती है तो क्या होता है, वाष्पीकरण अत्यधिक होता है, तो यहाँ पर वर्षा हो पाती है। तो ये थी वाणिज्य या फिर व्यापारिक पवन। आगे हम पढ़ते हैं 3 नंबर सॉरी, पहले हम डोलड्रम या शांत क्षेत्र पढ़ा, तो या पछुआ पवने पढ़ी थी, विषुवत रेखा पछुआ पवन पढ़ी। 2 नंबर वाणिज्य व्यापारिक पवन पढ़ी जिसे ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर हम पढ़ेंगे पछुआ पवन। पछुआ पवने क्या होती है, पछुआ पवने उसको कहते हैं जो 30 डिग्री से 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री की ओर चलती है, 60 या 65 डिग्री की ओर चलती है। और इनकी जो दिशा रहती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये गति प्रवाहित होती है। और ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है। तो आपको पूछ ले कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती है, तो पछुआ पवनें होती है, क्योंकि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो उसको निम्न अक्षांश बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा के आसपास करते हैं, और ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उच्च अक्षांश कहा जाता है। तो उच्च अक्षांश निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर आती है, या उष्ण क्षेत्र से शीत क्षेत्र की ओर ये हवाएं चलती है, यानी उपोष्ण से शीतोष्ण कटिबंध की ओर हवा चलती है, तो इसे वेस्टर्लाइज पवनें कहा जाता है, यानी पछुआ पवन कहा जाता है। देखते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवन पछुआ पवन कहलाती हैं। ये देखो, उपोष्ण उच्च वायुदाब, ये उपोष्ण उच्च है, और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से उपध्रुवीय, ये देखो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, तो ये उच्च वायुदाब है और ये निम्न वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की हवा और चलती है, या उपोष्ण से उपध्रुवीय की ओर चलती है, तो उसको क्या कहते हैं, पछुआ पवनें कहा जाता है। 2 नंबर, यह पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, यानी जब उत्तरी गोलार्ध में हम जाते हैं तो ये पवनें क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस तरह से चलती है। आप देख रहे हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो क्या होता है, ये देखो ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, ये उत्तर ये पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में हम जाते हैं तो ये पवनें क्या हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से, ये देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गति करती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है, यानी जो सबसे अधिक विकास हुआ है पछुआ पवनों का, या तीव्र गति से जो चलती है हवा, लगातार चलने वाली जो हवा है, उसका उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक विकास हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भूभाग है, और स्थलीय भूभाग की अधिकता होने की वजह से ये मंद गति से चलती है। अवरोध की स्थिति होती है, पर्वत, मैदान, पठार की स्थिति, मानव आवास की स्थिति, पेड़ पौधों की स्थिति होने की वजह से अवरोध की स्थिति होती है, तो ये क्या हो जाती है, मंद गति से चलती है। जब ये हवा दक्षिणी गोलार्ध में आती है और 40, 50, 60 डिग्री तक चलती है, तो यहाँ पर समुद्र की स्थिति होती है, मैदानी भाग नगण्य होता है, जलीय भाग अधिक होता है, कोई अवरोध नहीं होता है, और जब कोई अवरोध नहीं होगा तो हवा गति तीव्र गति से चलती है। इसलिए कहा जाता है जब ये 40 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती है, दक्षिणी अक्षांश पर, तो उसे गर्जता चालीसा कहते हैं, क्यों, यानी ये हवा है वो चलती है तो गर्जना शुरू कर देती है,
तो उसे पछुआ पवने कहा जाता है। कौन सी, आपको पूछ ले कि दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी हवा गर्जना करती है, कितने डिग्री पर, तो 40 डिग्री पर पछुआ पवने है वो गर्जना करती है। जब ये हवा 50 डिग्री पर जाती है तो प्रचंड पचासा, यानी अपना रूप है विकराल धारण कर लेती है, प्रचंड पचासा के नाम से जानी जाती है। 60 डिग्री पर जाती है तो चीखता साटा के नाम से जानी जाती है, यानी हवा आवाज करना शुरू हो जाती है, चीखना शुरू हो जाती है, तो इसे बोलते हैं चीखता साटा के नाम से। तो यानी इनका विकास 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में अत्यधिक हुआ है। आगे है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। अभी बताया था, क्योंकि कोई भी अवरोध नहीं होने की वजह से ये क्या होती है, तीव्र गति से प्रवाहित होती है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती है उसे प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती है तो चीखता साटा के नाम से जाना जाता है। तो 40, 50 और 60 डिग्री अक्षांश याद रखोगे, और इन अक्षांशों में जो हवा चलती है दक्षिणी गोलार्ध में उसे पछुआ पवनी कहा जाता है, जो 40 डिग्री गिरता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा के नाम से जाना जाता है। आगे 4 नंबर, यह पवन गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलती है। देखो ये उपोषण है तो ये गर्म स्थान है, और ये ध्रुवीय उपध्रुवीय है तो निम्न शीत क्षेत्र है। तो गर्म स्थान से ठंडे स्थान या उष्ण क्षेत्र से शीत क्षेत्र की ओर चलने वाली ये हवा होती है। ठीक है, तो उसमें ये चलती है। यह महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों पर वर्ष भर वर्षा करती है, यानी जैसे व्यापारिक पवनें हैं वो पूर्वी भाग में वर्षा करती है, इसी तरह से ये क्या करती है, ये जो पश्चिमी तटीय भूभाग है, चाहे उत्तरी गोलार्ध का हो चाहे फिर वो दक्षिणी गोलार्ध को, वहां पर सबसे अधिक वर्षा करती है। और जैसे जैसे पूर्वी तट पर जाती है आर्द्रता समाप्त हो जाती है, इसलिए पूर्वी तट पर 35 डिग्री के बाद में कम वर्षा हो पाती है। गर्म पछुआ पवन ध्रुव की ओर से आने वाली ठंडी पवन से मिलती है तो वहां वाताग्रह का निर्माण होता है एवं शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यानी जब ये गर्म पछुआ पवन है वो क्या होती है, उपोष्ण कटिबंध से चलती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग गिरती है तो इसलिए ये उष्ण होती है, गर्म होती है। तो इस गर्म क्षेत्र से जब शीत क्षेत्र की ओर, उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है तो इसकी विशेषता रहती है कि गर्म क्षेत्र से शीत क्षेत्र की ओर चलती है। यानी हमने सुना है कि शीत क्षेत्र में क्या होता है, वायु दाब अत्यधिक होता है, और गर्म क्षेत्र में क्या होता है, वायु दाब कम होता है। चलनी तो इस तरह से चाहिए थी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, पर तो ये विपरीत हवा चलती है, क्योंकि इनकी दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसलिए तो यहाँ पर एक वाताग्रह का निर्माण होता है, क्योंकि ये शीत हवा और ठंडी हवा, शीत हवा और गर्म हवा दोनों आपस में टकरा जाती है, तो वाताग्रह का निर्माण होता है एवं यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है क्योंकि यहाँ पर दो विपरीत हवा आपस में टकराती है, और टकराने के बाद में गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हो पाती है। आगे हैं ध्रुवीय पवनें। तो ध्रुवीय पवन कौन सी होती है, पोलर विंड, यानी पोलर विंड के नाम से जाना जाता है इस ध्रुवीय पवन को। तो कौन सी होती है, ये ध्रुवों से यानी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आती है, यानी 90 डिग्री 80-90 डिग्री से 60-65 डिग्री की ओर से आने वाली जो हवा है उसे ध्रुवीय या पोलर पवने के नाम से या विंड के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसको, यानी ध्रुवों से निकलती है इसलिए इसको ध्रुवीय पवन कहा जाता है। देखिए, ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवनें कहा जाता है।
तो ये क्या होती है ध्रुवीय पवन, यानी अत्यधिक शीत क्षेत्र होता है तो यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है। उपध्रुवीय में क्या होता है, थोड़ा इसके मुकाबले कम शीत क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायु दाब या उच्च वायु दाब, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर आ जाती है, यानी ध्रुवीय पवने कहा जाते हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में यह पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दिशा रहती है वो उत्तर पूर्व से इस तरह से, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इस तरह से की ओर चलती है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व, ये देखो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा चलती है ध्रुवीय या पोलर विंड जो चलती है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर गति करती है। निम्न तापमान वाले क्षेत्र से अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर बहने के कारण यह पवन शुष्क होती है, यानी निम्न तापमान होता है ध्रुवीय क्षेत्र पर, तापमान न के बराबर पहुंचता है क्योंकि 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। जो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे पृथ्वी की गतियां, तो उसमें आपको 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात मैंने उसको विस्तार रूप में बताया गया है कि 6 महीने के दिन और रात कैसे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि सूर्य किरण न जाने की वजह से तापमान एकदम निम्नतम होता है, हिमांक डिग्री से भी नीचा होता है। जो उच्च वायु दाब होता है तापमान अधिक कम होता है, और इस क्षेत्र में तापमान अत्यधिक होता है। तो ये क्या होता है, निम्न तापमान वाले क्षेत्र से अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है, इसलिए ये पवन क्या होती है, शुष्क होती है, आर्द्रता की मात्रा नहीं पाई जाती इस पवन में। तो ये थी हमारी स्थायी पवने, और स्थायी पवनों में हमने 4 पवनों के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा डोलड्रम या फिर विषुवत रेखीय पछुआ पवन प्रवाह पढ़ा। 2 नंबर हमने पढ़ा था वो पढ़ा वाणिज्य पवन या व्यापारिक पवन या ट्रेंड विंड के नाम से जो जानी जाती है पवन, उसके बारे में पढ़ा, जो 30 डिग्री से उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जो पवन होती है उसी व्यापारिक वाणिज्य पवन कहते हैं। 3 नंबर हमने पवन पढ़ी, वो पढ़ी थी पछुआ पवने यानी वेस्टर्लाइज पढ़ी, जो 35 डिग्री से लेकर के 60-65 डिग्री अक्षांशों की ओर जाने वाली जो हवा है उसे पछुआ पवने कहते हैं, वेस्टर्लाइज कहा जाता है, और इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। 4 नंबर हमने पवन पढ़ी, वो पढ़ी थी ध्रुवीय पवन या पोलर विंड्स के नाम से जानी जाती है, और इनकी जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, और ये ध्रुवों से 60 डिग्री 65 डिग्री की ओर आती है। तो ये शीत क्षेत्र से निकलती है और गर्म क्षेत्रों की ओर आती है, इसलिए ये शुष्क होती है, इसमें नमी की मात्रा नहीं हो पाती। आगे हम आते हैं पवनों की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी पवनों की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। तो उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कारक है जो पवनों की दिशा को प्रभावित करते हैं, उनको बदल देते हैं पवनों की दिशा को, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एक नंबर आता है दाब प्रवणता प्रभाव। दाब प्रवणता प्रभाव होता है जब एक तरफ उच्च वायु दाब दूसरी तरफ निम्न वायु दाब होता है। तो उच्च वायु दाब में दाब प्रवणता अत्यधिक होती है, निम्न दाब में कम होती है, इसलिए उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा चलना शुरू कर देती है। तो उसको दाब प्रवणता प्रभाव के नाम से जानते हैं। घर्षण बल यानी पृथ्वी के नीचे का जो भाग है वहां पर अनेक अवरोध होने की स्थिति से वहां पर घर्षण अत्यधिक होता है, तो मंद गति से हवा चलती है, और जब हम 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर इसकी गति बढ़ जाती है। तो घर्षण बल भी प्रभावित करता है पवनों की दिशा को। कोरियोलिस बल है तो वो भी प्रभावित करता है, और कोरियोलिस बल के प्रभाव से है वो अभिकेंद्रीय बल है उत्पन्न होता है। तो हम इन तीनों बलों के बारे में विस्तार से वो पढ़ेंगे। तो एक नंबर आता है दाब प्रवणता प्रभाव। तो दाब प्रवणता प्रभाव में एक नंबर है
वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करती है, यानी वायुमंडलीय दाब भिन्नता होती है वो एक बल उत्पन्न करती है, क्योंकि वायुमंडल में जो दाब जो होती है उसमें भिन्नता होती है, कहीं पर अत्यधिक होता है और कहीं पर न्यूनतम होता है। तो सर्वाधिक होता है जहाँ पर तो वायु दाब उच्च होता है, और जहाँ पर न्यूनतम होता है तो वहाँ पर वायु दाब कम होता है। तो उसकी जो बीच की जो भिन्नता है, कितने वायु दाब की भिन्नता है, ज़्यादा भिन्नता होगी तो वह वायु की गति है वो अत्यधिक होगी, और उसकी भिन्नता कम होगी तो वायु है वो मंद गति से प्रभावित होती है, परंतु होती है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर ही होती है। ठीक है। 2 नंबर, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है, यानी दूरी के संदर्भ में, यानी ये यहाँ से लेकर के ये क्षेत्र मान लेते हैं, और दाब इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन की जो दर होती है, यानी यहाँ पर 1000 MB है और यहाँ पर 975 है, तो उसके बीच में कितनी प्रवणता होगी, भिन्नता होगी, 25 MB की होगी, तो उसको कहते हैं दाब। उसकी जो दर आई 25, तो उस दर को कहते हैं दाब प्रवणता कहा जाता है। तो जितनी दाब प्रवणता अत्यधिक होगी उसकी पवनों की गति उतनी ही तीव्र होती है। जहां समदाब रेखाएं पास पास हो वहां दाब प्रवणता क्या होती है, अधिक होती है। यानी जिस स्थान पर दाब समदाब रेखाएं पास पास में होती है, जो समदाब रेखाएं होती है कि समान वायु दाब स्थलों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे समदाब रेखा के नाम से जाना जाता है। जो भी ये समदाब रेखाएं हैं वो क्या होती है, पास पास होती है, और जब पास पास होती है तो वहाँ दाब प्रवणता अधिक हो जाती है और पवनों की दिशा बढ़ जाती है। जहाँ समदाब रेखाएं दूर दूर हो वहाँ दाब प्रवणता कम होती है, यानी जब दूर दूर होती है समदाब रेखाएं तो वहाँ पर दाब प्रवणता कम होती है। तो ये थी दाब प्रवणता। अब हम पढ़ते हैं और वो है घर्षण बल। घर्षण बल अभी मैंने बताया था जो अवरोध उत्पन्न होता है, और जहां पर अत्यधिक अवरोध होगा वहां पर कम, अत्यधिक अवरोध होगा वहां पर मंद गति से या कम गति से है पवन का प्रवाह होगा, और जहां पर अवरोध नहीं होता है वहां पर तीव्र गति से हवा चलती है। जैसे पश्चिम हवा हमने पढ़ा था, स्थलीय भाग पर अनेक अवरोध होने के वजह से वो मंद गति से धीरे गति से चलती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएं तो वहां पर चिक गर्जता 40 प्रचंड 50 और चिकता 60 के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्थलीय भाग नहीं है, जलीय भाग है, और कोई अवरोध नहीं होने की वजह से उसकी गति बढ़ जाती है। चलो देखते हैं 1 नंबर, धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है, यानी जो आप डायग्राम भी देख सकते हैं घर्षण है वो धरातलीय भाग पर अत्यधिक होता है, क्योंकि मानव आवास अधिवास होते हैं, अनेक पेड़ पौधे होते हैं, अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ होती है, अनेक पठार होते हैं, ऊबड़ खाबड़ धरातल होता है, इस वजह से इसकी गति प्रभावित होती है, कम होती है। धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है, यानी ये परिवर्तन या अवरोध होता है वो 1 से 3 किलोमीटर तक होता है, यानी 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही होता है, उसके बाद में कोई अवरोध नहीं होता है, तो उसकी गति बढ़ जाती है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है, यानी समुद्री जो सतह होती है अभी बताया था उस पर जो घर्षण होता है वो न्यूनतम होता है, नाम मात्र के बराबर घर्षण होता है, इसलिए हवा की गति बढ़ जाती है। आगे है 3 नंबर जो पवनों की दिशा को प्रभावित करती है, और 3 नंबर आता है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से ही हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ती है। कैसे मुड़ती है, चलो देखो। कोरियोलिस बल, यह बल गेस्पार्ड गुस्ताव कोरियोलिस ने, जो फ्रांस का था, 1835 में दिया था। जो कोरियोलिस बल दिया था वो दिया था गेस्पार्ड गुस्ताव कोरियोलिस ने दिया था। कब दिया था, 1835 में दिया था, और ये कहाँ का था, तो वो था फ्रांस का। ठीक है, तो उन्होंने ही सबसे पहले कोरियोलिस बल के बारे में बताया था।
इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने मूल दिशा से दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। डायग्राम में देख रहे हैं, देखो मूल दिशा किसी ओर से हवा चल रही है तो वो दाएं ओर ही मुड़ेगी, इस तरह से, इस तरह से। दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो वो बाएं ओर ही मुड़ेगी, इस तरह से हवा। तो दाएं ओर और बाएं ओर हवा मुड़ जाती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों की का वेग अधिक होगा। यानी जितनी दाब प्रवणता अधिक होती है, यानी ताप प्रवणता बल मध्य की जो भिन्नता बढ़ जाती है, उतनी ही पवनों का वेग है या गति है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो उसके दाब पर निर्भर करता है कि हवा किस तरह से मंद चल रही है या तीव्र गति से चल रही है। अगर दो स्थानों के बीच की भिन्नता वायुदाब में अत्यधिक होती है तो वायु का गति वेग है वो बढ़ जाता है, कम होती है तो वेग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब विक्षेपण भी उत्पन्न होता है। विक्षेपण यानी इस स्थान से दूसरे स्थान की ओर मुड़े जाती है, विक्षेप कर जाती है। ठीक है, तो विक्षेपण बल भी उत्पन्न हो जाता है। यह बल ध्रुवों पर सर्वाधिक या विषुवत रेखा पर नहीं होता है। यानी जो कोरियोलिस बल है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, न के बराबर 0% होता है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे कोरियोलिस बल बढ़ जाता है और ध्रुवों पर 100% कोरियोलिस बल पाया जाता है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाता है। तो ये हमारी स्थायी पवनें थी आज के बारे में, जो हमने पढ़ा स्थायी पवनों के बारे में। पवनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से जो पवनों को प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब्स भी करेंगे और बेल आइकन का घंटा प्रेस जरूर करेंगे, जिससे आपको ज्योग्राफी से जुड़े और भी शानदार रोचक तथ्य मैं आपके सामने फिर अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और सेकंड भाग इसका आएगा जिसमें हम अस्थायी पवनें और स्थानीय पवनों के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक के साथ में मैं लेके आऊँगा 2 दिनों के बाद में। तो आप बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस करोगे, जिससे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप आसानी से देख सकोगे। इस वीडियो को आप पूर्ण देखोगे, अच्छी तरह से देखोगे और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट्स बनाओगे और आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है वो आसानी से आपकी इसमें सहायता हो सके। तो आज के लिए मैं सभी विद्यार्थियों को देखने के लिए प्रेरित करता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।